अब आइए, लेट मी डू दी टास्क ऑफ रीमेजरमेंट अकाउंटिंग। और रीमेजरमेंट ना खाली इस एक्सटेंशन ऑप्शन के लिए पैदा नहीं होता, रीमेजरमेंट मल्टीपल टाइम्स पे हो सकता है, वो भी सुन लेना अच्छे से। ओके, फर्स्ट मैं रीमेजरमेंट का डिस्कशन विथ दिस एक्सटेंशन ऑप्शन डिस्कस कर रहा हूं, मान लो। रेडी? सुनो, मान लो कि तुमने इनिशियली ये असेस किया कि तुम एक्सटेंशन ऑप्शन लेने वाले नहीं हो। तुमने 5 लाख का पीवी निकाला, 1-1 लाख करके 5 साल, 3,79,000 निकला। मैं 10% का डिस्काउंटिंग रेट, 1 लाख का पीवी 379 होता है। हम उसी के हिसाब से बार बार 379,000 बोल रहे, डोंट वरी। उसके बाद तुम 2 साल का अकाउंटिंग कर लिए। तुमने लीज लाइबिलिटी का अमोर्टाइजेशन टेबल बना करके लीज लाइबिलिटी को आगे बढ़ा दिया। तुमने आरओयू असेट को डिप्रिसिएट करके, प्रदीप थोड़ा सा इस तरफ होना बेटा, चेहरा देखना चाहता हूं बार बार मैं। गुड, तुम भी बिटिया थोड़ा सा इस तरफ हो जाओ अनुपमा। गुड, तो क्या बोला मैं, तुमने अकाउंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। 3rd ईयर बिगिनिंग में या 2nd ईयर एंड में तुमको लगा कि नाउ यू आर रीजनेबली सर्टेन दैट यू विल exercise the extension option of 3 years. तुमको एक्सटेंशन ऑप्शन लेना है। ये उल्टा भी चल सकता है, तुमको शुरू में लग सकता है कि तुम एक्सटेंशन ऑप्शन लेने वाले हो और बाद में तुमको लगा तुम एक्सटेंशन ऑप्शन नहीं लोगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, नो लोड, कोई लोड नहीं भैया, आराम से अकाउंटिंग करो, कोई वरी नहीं है। सर करना क्या पड़ेगा ये बताइए? वेरी सिंपल अकाउंटिंग, ऑल प्रोस्पेक्टिव। सुनो कि क्या करना है, सुनो। 2nd ईयर एंड तक अपना नॉर्मल अकाउंटिंग करके आरओयू असेट लीज लाइबिलिटी निकाल लो। जो भी निकला, आरओयू असेट डिप्रिशिएटेड होगा और लीज लाइबिलिटी अमोर्टाइजेशन टेबल के हिसाब से रिड्यूस हो चुका होगा। हेलो, क्लियर? अब क्या करो, लीज लाइबिलिटी को रीमेजर करो। सर कैसे? एक और टेबल बनाओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट का टेबल, मतलब ऐसा कैलकुलेशन, ये वाला कैलकुलेशन फिर करो, बट ओनली 3+3 ईयर्स का। पहले बताओ मैंने 3+3 ईयर्स क्यों बोला? मेरे एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए प्रदीप बोलेगा। 5 साल का बैलेंस 3 ईयर्स और 3 साल का एक्सटेंशन। क्लियर? मेरा लीज रेंट क्या था बताओ? 1 लाख करके 3 साल। उसी एग्जाम्पल को बोलो, घबराने का नहीं है। और 1,20,000 करके 3 साल। इसका पीवी निकाल लो। इसका जब पीवी निकलेगा ना, यूज रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट इफ देयर, डोंट यूज द ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट ऑफ से 10%, क्योंकि 10% मेरा इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट था। जब मेरा मतलब तुम्हारा, या तो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज लेना है, बोला था ना, या फिर तुमको इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट लेना है। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता, तो तुमको अपना बोरोइंग रेट लेना पड़ता है। तो बोरोइंग रेट तो 2 साल में बदल भी चुका हो सकता है ना, बोलो बच्चा, तो आपको बदला हुआ रेट लेना है। क्लियर? तो आप दोबारा कैलकुलेशन कर लो, सेम चीज दोबारा बना लो। 1 लाख 1 लाख 1 लाख 120 120 120 का पीवी निकाल लो। मान लो बदला हुआ रेट 8% का है, तो डिवाइडेड बाई 1.08, 1.08 टू द पावर 2, 1.08 टू द पावर 3, 1.08 टू द पावर 4। हेलो, ऐसे करके पीवी निकाल लो। मान लो पीवी निकला 3,85,600। आपका पुराना वाला लीज लाइबिलिटी देख लो। पुराना वाला मतलब 2 साल के बाद उस लेजर में जो बैलेंस बचा हुआ है। 2 साल बाद, समझ पा रहे हो अच्छे से मुन्ना? तो मान लो वो बैलेंस बचा हुआ है 2,84,000। 2,84,000 को 385,600 में रीस्टेट कर दो। 2,84,000 को
385,600 में रीस्टेट कर दो। इंक्रीज द लाइबिलिटी बाई 1,01,600। फिगर चेक करो तो सारा बच्चा लोग, फिगर ठीक है क्या? ठीक है। इंक्रीज द लीज लाइबिलिटी बाय दिस मच ऑफ अमाउंट बाय डेबिटिंग आरओयू असेट। कोई प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएट नहीं होगा। एक जर्नल एंट्री मारना होगा, आरओयू असेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। और अमाउंट कैसे निकाले आपको अच्छे से समझ में आया? इतना क्रिस्टल क्लियर लैंग्वेज में हमने बोला। आई होप एंड बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार मेरे को पूरा रिपीट करके मैं बोलता जाऊंगा, तुम यस नो बोलते जाना। ओके? सो इफ एट द इंसेप्शन the lessee believes that he will not exercise the extension option and accordingly he calculated his lease liability and ROU asset. Subsequently, at any point of time, if he believes that he is going to exercise the extension option, then he has to go for remeasurement accounting. 2. For this, he will first find the carrying amount of ROU asset depreciated after 2 years. I mean, till the date of remeasurement. He will find the carrying amount of lease liability by preparing the amortization table. Close. 3. The lessee will find the remeasured lease liability afresh. नया लीज लाइबिलिटी निकालेगा by using the same concept of present value of future cash outflows. But in this case, extension period का लीज रेंट भी इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर? एंड ही विल यूज दिस वन, रिवाइज्ड डिस्काउंटिंग रेट। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंस देना। जब भी एक्सटेंशन ऑफ क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन, एक्सटेंशन ऑप्शन रहेगा, उसका एक्सटेंशन ऑफ लीज पीरियड का कहानी रहेगा, जब भी लीज टर्म चेंज होएगा ना, रिवाइज्ड डिस्काउंटिंग रेट यूज करना है। इसमें एक ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट यूज करने का भी कॉन्सेप्ट है, इसमें नहीं, मतलब इस कहानी में, बट रीमेजरमेंट के केसेस में अलाउड नहीं है। माने रीमेजरमेंट के केसेस में अलाउड नहीं, मैं रॉन्ग बोला। एक्सटेंशन ऑप्शन की वजह से जब रीमेजरमेंट होता है ना, तब आपको हमेशा रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट ही लेना पड़ता है। मैं आपको बोला रीमेजरमेंट बहुत सारे रीजन की वजह से होता है, वो थोड़ी देर के बाद मैं बोल रहा हूं। आर यू ओके विद दिस? तो सबसे बड़ा बात क्या है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस पैदा नहीं होता और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व नहीं है, बट टाइम बहुत लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले बार आप 5 साल का लीज रेंट का पीवी निकालोगे, लीज लाइबिलिटी निकलेगा, फिर आपको डेप्रीसिएशन ऑफ आरओयू एसेट करना होगा, उसका एक वर्किंग नोट बनेगा, फिर आपको लीज लाइबिलिटी का अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना पड़ेगा 2 साल का, उसका एक टेबल बनेगा, फिर आपको रीमेजर्ड लीज लाइबिलिटी निकालना पड़ेगा, उसका एक वर्किंग बनेगा, फिर आपको जर्नल एंट्री मारना पड़ेगा आरओयू एसेट टू लीज लाइबिलिटी, फिर आपको अगला 6 साल का अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना पड़ेगा अगर क्वेश्चन मांग लिया तो। अगर क्वेश्चन ने बोला डू द रीमेजरमेंट अकाउंटिंग, तब तो हमको खाली यहीं तक का काम करना है, 4 वर्किंग नोट में काम हो जाएगा। 4 वर्किंग नोट समझे कि नहीं, कौन सा, उसमें काम हो जाएगा। बट अगर वो बोला हमको और 6 साल का भी टेबल बना के दो, तो 6 साल का आरओयू एसेट और 6 साल का लीज लाइबिलिटी का अमोर्टाइजेशन टेबल भी बनाना पड़ सकता है। छोटा सम आएगा तो 6 मार्क्स का, 8 मार्क्स का आएगा, बड़ा सम आएगा तो 10, 12, 14 का आएगा। बट दिस इज हाउ यू कैन, आई मीन दिस इज द वे और दिस टाइप ऑफ सम यू कैन गेट इन द एग्जाम्स। हाँ वही तो बैलेंस शीट में मिलेगा, पर स्टूडेंट के पास तो बैलेंस शीट नहीं है ना। आप राइट हैं, माने हम विथ यू, माने हमको कोई क्वेश्चन नहीं, हम और तुम एक ही वेवलेंथ पे हैं, मिल जाएगा बैलेंस शीट पे। पर स्टूडेंट को तो वो बैलेंस शीट का डेटा भी खुद ही निकालना पड़ेगा ना। वो तो क्वेश्चन पेपर तो बोलेगा नहीं कि दिस इज द बैलेंस शीट, दिस इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ आरओयू एसेट, दिस इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लाइबिलिटी, गो एंड यूज इट। अगर वो बोल दिया तो एहसान मान लो, तेरा सेकेंड वर्किंग नोट, थर्ड वर्किंग नोट और फर्स्ट वर्किंग नोट नहीं बनाना पड़ेगा तेरे को। ये क्या बोला समझे कि नहीं? ये बोला सर अगर मेरे को खाली ये वाला जर्नल एंट्री मारने बोला, ओनली दिस जर्नल एंट्री मारने का क्वेश्चन आया
और हम 385 600 निकाल के बैठा हुआ है। 385 600 समझे कि नहीं, रीमेजर्ड लीज लाइबिलिटी, ये हम निकाल के बैठा हुआ है। अगर आप मेरे को 284 दे देते हैं कि दिस इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ योर एग्जिस्टिंग लीज लाइबिलिटी, तो फिर हम इतना सारा कैलकुलेशन क्यों करेंगे शुरू से लेके अभी तक का? मत करो, कौन बोलता करो, जबरदस्ती थोड़ी बोल रहे हैं हम। बट वो नहीं देगा मुन्ना, इंस्टीट्यूट इतना सॉफ्ट कभी भी नहीं होता अपने बच्चों के लिए। सो आगे बढ़े, अब सुनिए, रीमेजरमेंट का अकाउंटिंग इज नॉट applicable only in the cases of extension option और purchase option का changes। उसको changes बोल सकता हूं ना, आपने पहले नहीं लिया था, आप लेना चाहते हो, पहले लिए थे, अब नहीं लेना चाहते हो, इसी तरह का तो स्टोरी है। इट हैपन्स मेनी ए टाइम्स मोर, कोई भी वजह से रीमेजरमेंट करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्सपेक्ट, मान लो गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू नहीं है, एक्सपेक्टेड गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू है, समवेयर सम काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन है आपको कि लेसी इतना गारंटी हमको दे ही देगा, या लेसी को लग रहा है हम इतना गारंटी तो दे ही देंगे, सम काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे कैलकुलेशन हो रहा है, और बाद में ये एक्सपेक्टेड गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू अगर बदल रहा है, गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू नॉर्मली नहीं बदलता, पर कई बार वो वर्ड लिख देता है एक्सपेक्टेड गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू, उसमें अगर कोई चेंज आता है उसकी वजह से भी रीमेजरमेंट हो सकता है। समटाइम्स इस ऐसे भी चेंज आता है, देख 5 साल का लीज पीरियड है, 1 लाख रुपया का लीज रेंट है, 10% का इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट है, 379 पे तुमने लिख लिया असेट को अपनी बुक्स में, लीज लाइबिलिटी लिख लिया। मैंने यही बोला कि लीज रेंट विल बी रिवाइज्ड if the inflation index जो आज 100 है, अगर इन्फ्लेशन इंडेक्स कोई भी पीरियड में विद इन 5 years चेंज होकर के 120 को क्रॉस कर जाता है, तो लीज रेंट तुमको 20% बढ़ाना पड़ेगा। 20% समझ में आ रहा होगा तुमको, 100 का 120 रे, लीज रेंट फिर 1 लाख नहीं होगा, 1,20,000 हो जाएगा। हम हर साल बढ़ाने नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हर साल बढ़ेगा तो तुमको तो पता ही नहीं चलेगा लीज रेंट कितना होने वाला है। अच्छा, हर साल अगर 2% करके बढ़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम एस्टिमेट कर सकते हो, पर हर साल अगर इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से बढ़ रहा है तो यू विल नॉट बी एबल टू एस्टिमेट इट, और अगर आप एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो तो लीज लाइबिलिटी के कैलकुलेशन में आप ले नहीं पाओगे, बिकॉज लीज लाइबिलिटी के लिए 5 साल का लीज रेंट तुमको पहले से मालूम होना चाहिए। दे शुड बी फिक्स्ड लीज रेंट, ओके। पर मान लो हमने आपको इस तरह का एग्रीमेंट किया, 1 लाख रुपया लीज रेंट है, 5 साल का यही है, अगर कभी भी इन्फ्लेशन इंडेक्स 120 क्रॉस किया या 120 टच किया, लीज रेंट विल बी 120,000। क्लियर हुआ? अब मान लो सेकेंड ईयर एंड हुआ, अच्छा दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd ईयर, मतलब जब टच करेगा उसके बाद वाला साल का लीज रेंट बढ़ाना है। एवरी ईयर एंड में हम लोग असेस करेंगे, जिस साल में वो क्रॉस करेगा 120, उसके नेक्स्ट ईयर का लीज रेंट आपको 120,000 कर देना है। तो मान लो सेकेंड ईयर में वो क्रॉस कर गया, तो आप तो 1 लाख के हिसाब से लीज लाइबिलिटी निकाले थे, उसी के हिसाब से आप अमोर्टाइजेशन टेबल बना भी रहे थे। 2 साल का आप अकाउंटिंग करके आगे भी बढ़ गए, अब अगला 3 साल में आपको 1,20,000 देना है, तो आपका तो लीज लाइबिलिटी रॉन्ग है ना। रॉन्ग मतलब रॉन्ग तो नहीं बोलेंगे, मतलब रीस्टेट तो करना पड़ेगा ना, रीमेजर तो करना पड़ेगा ना। तो रीस्टेटमेंट वी डू बाय रीमेजरमेंट। तो अब करना क्या है बताओ? सेम प्रोसेस है, खाली एक चेंज है, सेम प्रोसेस है। बोलो 1,20,000 का 3 साल का पीवी निकाल लो, एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ द लीज लाइबिलिटी को कंपेयर कर लो इसके साथ जो अभी निकला, लीज लाइबिलिटी को बढ़ा करके आरओयू असेट को बढ़ा। मैं सब मान रहा हूं कि बढ़ेगा ही, बिकॉज हम लोग रेंट बढ़ाए हैं तो लीज लाइबिलिटी विल इंक्रीज, आरओयू असेट को भी बढ़ा दो। बस एक चीज याद रखना, अगर लीज रेंट इज बीइंग रिवाइज्ड बिकॉज ऑफ
inflation index, please use original discounting rate. 2. If lease rent is revised because of changes in the estimated guaranteed residual value, use original discounting rate. For all other kinds of remeasurement, you will use revised discounting rate. क्लियर हो गया? डन? चलो, अच्छा, जब भी लीज टर्म वीज टर्म वगैरह चेंज हो रहा है ना, अगर लीज टर्म चेंज हो रहा है, रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट, क्योंकि वो एक्सटेंशन ऑप्शन और परचेज ऑप्शन की वजह से ही लीज टर्म चेंज होने वाला होता है. प्लीज यूज रिवाइज. ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट सिर्फ इन 2 केसेस में होगा, बाकी कभी भी नहीं होगा. अच्छा, कई बार अगर बंडल करके आया कि ये भी हो रहा है और वो भी हो रहा है, रिवाइज्ड वाला भी हो रहा है और ओरिजिनल वाला भी हो रहा है, तो रिवाइज्ड वाला लोगे. माने बोथ आर चेंजिंग, से एक्सटेंशन ऑप्शन भी आ गया और इन्फ्लेशन की वजह से चेंज भी आ गया. हेलो, then please use revised discounting rate. What the point?